हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैकेनिकल कॉन्सेप्ट्स। आज हम सेकंड लेक्चर ले रहे हैं थ्योरी ऑफ मशीन का। तो थ्योरी ऑफ मशीन में देखिए, आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ कुछ अप्लाइड मैकेनिक्स, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट। देखिए, ये अब क्या है, थ्योरी ऑफ मशीन हम पढ़ रहे हैं। मतलब थ्योरी ऑफ मशीन पढ़ने के लिए अप्लाइड मैकेनिक्स, जो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स हम पढ़ के आए थे, उसके कॉन्सेप्ट्स को आपको क्लियर होने जरूरी है। तो कुछ कुछ बेसिक टर्म्स है जो आपको जाननी जरूरी है थ्योरी ऑफ मशीन में। मतलब हमें ये अप्लाइड मैकेनिक्स में हम सीख चुके हैं, बट ये क्विक रिवीजन है वो बेसिक टर्म्स का। ओके, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की बात करो तो एग्जाम में उसमें से कुछ कुछ ऐसी टर्म्स है जो एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है, जो मैं आपको बताऊंगा, जो भी मैं अभी टर्म्स लिखूंगा उसमें से कुछ कुछ एग्जाम में आ सकती है। ओके, और कुछ कुछ एग्जाम में नहीं आएगी। ठीक है, बट ये हमें थ्योरी ऑफ मशीन के लिए जाननी जरूरी है। ओके, कुछ कुछ चीज़ें हम भूल गए हैं तो उसको फटाफट हम रिवाइज कर लेते हैं, बराबर। तो आज के इस लेक्चर में मैं आपको क्या क्या बताने वाला हूँ आज के इस, तो ये लेक्चर का जो नाम है ना, आज हम सीखने वाले हैं कॉन्सेप्ट ऑफ मैकेनिक्स। आज हम मैकेनिक्स के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने वाले हैं और उसके अंदर हम सीखने वाले हैं सबसे पहले स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी के बारे में। ओके, शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, स्केलर क्वांटिटी जानेंगे आज, वेक्टर क्वांटिटी के बारे में जानेंगे। ओके, उसके बाद वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, वेक्टर क्वांटिटी को ऐड कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, उसके बारे में जानेंगे। ओके, फोर्स क्या होता है, फोर्स के बारे में जानेंगे हम। ओके, फोर्स का यूनिट क्या है, कितने टाइप के फोर्स है, उसके बारे में जानेंगे, है ना। उसके बाद हम फ्रिक्शन के बारे में थोड़ा बहुत रिवाइज करेंगे। फिर स्टैटिक इक्विलिब्रियम, देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना स्टैटिक इक्विलिब्रियम। तो जो भी मेरे पासिंग वाले स्टूडेंट्स हैं उसके लिए मैं आपको बता दूं कि दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। ओके, स्टैटिक इक्विलिब्रियम एग्जाम में बहुत बार आ चुका है और आगे भी आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। ओके, स्टैटिक इक्विलिब्रियम के बाद हम बात करेंगे वर्क क्या होता है, फिर एनर्जी क्या होता है, पावर क्या होता है। ओके, एनर्जी के अंदर बात करें तो हम पोटेंशियल एनर्जी डिस्कस करेंगे, काइनेटिक एनर्जी डिस्कस करेंगे। ओके, उसके बाद वेलोसिटी रेशियो, मैकेनिकल एडवांटेज, एफिशिएंसी और लॉ ऑफ मशीन, इतनी चीज़ हम डिस्कस करने वाले हैं। और एक टॉपिक रह गया ट्रैजेक्टरी। ओके, एक ट्रैजेक्टरी, ये पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट तो भी मैं आपको जस्ट बता दूंगा, बुक में दिया है तो मैं आपको समझा दूंगा कि ट्रैजेक्टरी क्या होता है। ओके, और एक छोटी सी टर्म रह गई है सीजी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, तो आज मैं आपको इतनी चीज़ें सिखाने वाला हूँ, इतनी सारी जो चीज़ है ये सब का मतलब समझा होगा, उसके सारे कॉन्सेप्ट मैं आज क्लियर करवाने वाला हूँ। ओके, तो बने रहिए इस वीडियो के एंड तक, सब कुछ आज सीख के जाने वाले हो। एक एक डेफिनेशन क्या होता है, उसका मतलब क्या है, यूनिट क्या है, कैसे रिप्रेजेंट करना है, सब कुछ आप सीख के जाने वाले हो। ओके, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता देता हूँ कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे हम आपके लिए लेके आने वाले हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट्स भी हम कवर करने वाले हैं। ओके, ये हमने थ्योरी ऑफ मशीन का फर्स्ट जो स्टार्ट किया है प्लेलिस्ट, थ्योरी ऑफ मशीन पूरी कवर करेंगे। और जो भी गुजराती मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उसके लिए आपको अगर गुजराती में लेक्चर देखना है तो उसके लिए जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ओके, तो गुजराती मीडियम के लिए अलग से मैं गुजराती में एक्सप्लेन करने वाला हूँ ये सारी टर्म्स। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते वन बाय वन, एक एक करके सारी चीज़ हम सिखाने स्टार्ट कर देते हैं। ओके, चलिए, तो लेट्स डिस्कस द फर्स्ट टर्म, स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। चलिए दोनों के बीच का डिफरेंस समझते हैं। दिस इज स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। क्या होता है स्केलर क्वांटिटी और क्या होता है वेक्टर क्वांटिटी? तो ऐसी क्वांटिटी जिसके लिए सिर्फ हमें मैग्नीट्यूड चाहिए। ओके, रिक्वायर्ड मैग्नीट्यूड ओनली। ओके, रिक्वायर्ड मैग्नीट्यूड ओनली, सिर्फ मैग्नीट्यूड की ज़रूरत पड़ती है, ऐसी क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं? स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी आर द क्वांटिटीज विच रिक्वायर ओनली मैग्नीट्यूड। ओके, अब चलिए मतलब समझते हैं, डेफिनेशन मैंने आपको बता दिया, मतलब समझते हैं। मैग्नीट्यूड चाहिए, मैग्नीट्यूड यानी क्या? वैल्यू, है ना। अभी देखिए उसका एग्जांपल देता हूँ। आप सब्जी लेने जाते हो, मान लो आलू लेने गए मार्केट में। अब आलू वाले को क्या बोलोगे? भैया दो किलो आलू दे दो। अब आप इतना ही बोलोगे ना, भैया 2 किलो आलू, तो वेट करेगा, दे देगा। अब आप भैया को ऐसा बोलोगे, भैया आप आलू दे दो, नॉर्थ डायरेक्शन में दे दो, ऐसा तो आप ऑब्वियसली नहीं बोलने वाले, है ना। भैया साउथ डायरेक्शन में आलू दे दो, है ना।
तो डायरेक्शन दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि भैया आलू दे दो अपवर्ड डायरेक्शन, भैया आलू दे दो डाउनवर्ड डायरेक्शन, भैया राइट साइड वाला पॉजिटिव करके मुझे आलू देना, ऐसा तो ऑब्वियसली पॉसिबल नहीं है ना। तो ये क्या है, आलू जो है वेट करता है, वेट होता है ना, मतलब मास की बात कर रहा हूँ मैं। ओके, तो एग्जाम्पल देखिए, ऐसी क्वांटिटी कौन सी होती है, जैसे कि मास है ना, तो मास किस में आएगा, स्केलर क्वांटिटी में। क्यों, क्योंकि मास जो रिप्रेजेंट करना होता है आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड ही बताना होता है, मास बताने के लिए डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती है ना। उसी तरह वॉल्यूम, वॉल्यूम का एग्जांपल देता हूँ। रूम का वॉल्यूम होता है मीटर क्यूब में बात करते हैं, और चलो दूध लेने गए, लीटर में दूध लेते हो भैया, 500 ml का एक थैली आता है, तो 500 ml का दूध लेने गए है ना। तो दूध लेते वक्त भी आप डायरेक्शन थोड़ी बताते हो कि भैया दूध दे दो, ईस्ट डायरेक्शन में दूध देना, है कि नहीं। तो वॉल्यूम भी कैसी क्वांटिटी हुई, स्केलर क्वांटिटी। हाइट मेजर करते हो, हाइट मेजर करना है तो डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। अब लेट के भी अब अगर हाइट मेजर करने जाओगे भाई तो सेम ही हाइट मिलने वाली है। अब उल्टा हो जाओ, हाइट मेजर करो, सीधा हो जाओ, हाइट मेजर करो, सेम ही है ना। तो एक यहाँ पे हाइट यानी कि लेंथ की बात कर रहे हो, बराबर ना। तो ये सब क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। क्यों क्वांटिटी स्केलर क्यों बोलते हैं, क्योंकि दे नीड मैग्नीट्यूड ओनली, इट रिक्वायर्स, दिस आर द क्वांटिटीज विच रिक्वायर मैग्नीट्यूड ओनली। उसको रिप्रेजेंट करने के लिए सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड देना जरूरी है, वैल्यू देना जरूरी है, डायरेक्शन की इनको कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। समझ गए, तो ये होता है स्केलर क्वांटिटी। चलो सेकंड आ जाता है वेक्टर क्वांटिटी। तो इसमें हमें दोनों चीज़ ज़रूरत पड़ती है, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, दोनों बताना पड़ता है। ये ऐसी क्वांटिटीज होती है, बराबर। ये जो क्वांटिटी होती है ना, उसको आपको मैग्नीट्यूड तो बताना पड़ेगा, साथ साथ उसका डायरेक्शन भी आपको बताना पड़ेगा, अदरवाइज ये काम हमारा नहीं बनेगा। जैसे कि देखो इसमें एग्जांपल की बात करें तो फोर्स की बात करते हैं, वेलोसिटी होता है, एक्सेलरेशन होता है, ये सब क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स दिखाते हो तो आप देखना, फोर्स अभी तक आप अप्लाइड मैकेनिक्स भी पढ़ के आए, कुछ उसको राइट साइड राइटवर्ड फोर्स होता है, कुछ लेफ्टवर्ड फोर्स होता है, कुछ अपवर्ड फोर्स, डाउनवर्ड फोर्स बताते हो आप, एरो के साथ बताते हो। कभी कभी देखो आप कैलकुलेशन करते हो कि आपके आंसर फोर्स के नेगेटिव में आए होंगे, है ना। जैसे कि फोर्स इक्वल टू आया -5 न्यूटन, इसका मतलब -5 न्यूटन का मतलब क्या होता है, अगर आपने राइट साइड वाला एरो पॉजिटिव लिया है और तो लेफ्ट साइड वाला ऑटोमेटिक नेगेटिव हो जाएगा। इसका मतलब आपका जो आंसर आ रहा है उसका वो फोर्स कहाँ लग रहा है, ये वाला लेफ्ट साइड लग रहा है, नेगेटिव फोर्स का मतलब उल्टी डायरेक्शन में लग रहा है। ओके, तो फोर्स ऐसी क्वांटिटी हुई जिसको हमें क्या करना पड़ेगा, जिसको मैग्नीट्यूड तो चाहिए, साथ साथ डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी। समझ रहे हो, वेलोसिटी है, वेलोसिटी में भी आपको मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी। ओके, स्पीड देखो, स्पीड की बात करूँ ना, देखो स्पीड और वेलोसिटी है तो एक ही चीज़ है ना। अब स्पीड देखो ना, तो स्पीड इज इक्वल टू हम बता देंगे डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। ओके, डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम होता है स्पीड, और एक होता है वेलोसिटी, वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम। ओके, तो देखिए वाइवा, इंटरव्यू, ये सब का ये कॉन्सेप्ट के लिए बहुत, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के का जो डिफरेंस है आज मैं नहीं समझाऊंगा। ओके, अदरवाइज ये लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा ना। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, तो डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम करते हो तो स्पीड मिलती है, बराबर। तो बात करते हैं डिस्टेंस, तो डिस्टेंस देखो, डिस्टेंस यहाँ चला जाएगा स्केलर क्वांटिटी में। ओके, ये हो जाएगी हमारी स्केलर क्वांटिटी, तो स्पीड हो जाएगी हमारी स्केलर क्वांटिटी। ओके, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेलोसिटी भी हमारा वेक्टर क्वांटिटी को। डिस्प्लेसमेंट जब भी बताते हो ना तो डायरेक्शन बताना पड़ेगा कि एक बॉडी का एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है उसका डायरेक्शन हमें बताना पड़ता है। तो डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी हुई, तो साथ साथ जो वेलोसिटी हम बताते हैं वो भी वेक्टर क्वांटिटी हुई। स्पीड में ऐसा नहीं, स्पीड देखो आप कभी भी एक जगह से दूसरी जगह जाते हो तो आप 10 टर्न लेते हो रास्ते में, बराबर, तो उस टाइम पे आप डायरेक्शन आप बता नहीं सकते। ओके, तो स्पीड क्या होगी, स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि उसके लिए हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए, डायरेक्शन नहीं चाहिए। वेलोसिटी में आपको मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी। ओके, तो ये स्पीड हाँ आ जाएगी इस केस में। ओके, ये स्पीड हम यहाँ लिख देते हैं। ओके, वेलोसिटी तो मैंने यहाँ पे लिखा ही हुआ है वेक्टर क्वांटिटी में, ठीक है। तो ये हो गया, डिफरेंस आपको समझ आया, बराबर। इसका जो स्पीड का डिफरेंस, वेलोसिटी का डिफरेंस, डिस्टेंस का डिफरेंस, डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंस, ये सब अगर फ्यूचर में ज़रूरत पड़ी तो मैं अलग से उसका वीडियो बनाऊंगा, बट वो कोई एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू वीडियो नहीं है, इसीलिए मैं अभी के लिए उसको स्किप करूँगा।
ओके अगर भविष्य में कुछ इंटरव्यू या उसके लिए प्रिपरेशन करवाने की अगर वीडियोस की ज़रूरत पड़ी तो फिर ऐसी चीज़ें का मैं अलग से वीडियो बना दूंगा और वो प्लेलिस्ट में, इस प्लेलिस्ट में नहीं डालूंगा या डिफरेंट प्लेलिस्ट के अंदर बना दूंगा कि सिर्फ कॉन्सेप्ट के लिए, नॉलेज के लिए। ओके ये कोई एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, ठीक है। तो स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, डिफरेंस समझ आ गया। स्केलर क्वांटिटी सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए, वेक्टर क्वांटिटी मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों चाहिए। स्केलर के एग्जांपल मैंने आपको बताया, मास, वॉल्यूम, लेंथ, स्पीड, डेंसिटी, ये सब भी आ जाएगा स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर के क्वांटिटी में कैसा आएगा, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन वाले, फोर्स मैग्नीट्यूड चाहिए, डायरेक्शन चाहिए, वेलोसिटी मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों चाहिए, एक्सेलरेशन मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों चाहिए। समझ गए। तो ये हो गया हमारा स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। अब वेक्टर क्वांटिटी देखो, स्केलर क्वांटिटी तो रिप्रेजेंट करना है तो आप देखो 5 मीटर बस खत्म हो गया आपका काम, कोई डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट ऐसी वेक्टर क्वांटिटी है ना, तो उसको रिप्रेजेंट करना होता है ना, एक फुल फॉर्म मैथड होता है, एक मैथड से सिस्टमेटिक मैथड है, उसको फॉलो करना पड़ता है कि वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट जब आपको करना होता है, बराबर। तो देखो तो सबसे पहले हम एक और टॉपिक ले लेते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर क्वांटिटी। तो जब भी मैं QTY ये शॉर्ट में लिख रहा हूँ क्वांटिटी का, ओके, किस तरह से वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करना होता है। देखो वेक्टर क्वांटिटी जब भी आपको रिप्रेजेंट करना होता है तो दो एंड पॉइंट की बात करें, एक एंड पॉइंट होगा और दूसरे एंड पॉइंट पे एरो हेड होगा, बराबर। अब ये जो एरो हेड है, ये जो एरो है वो आपको क्या बताता है, डायरेक्शन बताता है, ये आपको डायरेक्शन बताता है। और ये एरो आप जितना भी लेंथ उसका होता है, ये लेंथ है, वो लेंथ क्या बताता है, मैग्नीट्यूड बताता है, समझ रहे हो। तो वेक्टर क्वांटिटी को जब रिप्रेजेंट करना होता है तो एक एरो जैसा सिंबल होता है जिसका होता है स्टार्ट पॉइंट, ओके। यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ स्टार्ट पॉइंट, SP लिख देता हूँ, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एंड पॉइंट, ओके। स्टार्ट पॉइंट से एंड पॉइंट का जितना भी लेंथ होता है, तो लेंथ क्या बताता है, मैग्नीट्यूड बताता है। यानी आप अगर देखो, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपको 5 न्यूटन का फोर्स बताना है, ओके, फोर्स ऑफ 5 न्यूटन और फोर्स ऑफ 10 न्यूटन बताना है, ओके। तो देखो 5 न्यूटन का फोर्स इतना है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए दिस इज़ 5 न्यूटन फोर्स, तो यहाँ से सीधा पता चल जाएगा 10 न्यूटन का उसका डबल फोर्स होगा, ये 10 न्यूटन का फोर्स, क्योंकि लेंथ क्या बताता है, मैग्नीट्यूड बताता है। ये 5 है तो उसका डबल 10 ये है, विथ स्केल, ओके, स्केल से करना पड़ेगा, है ना। और ये जो एरो है वो तो सीधा डायरेक्शन बता रहा है, ये मैग्नीट्यूड बता दिया लेंथ, और एरो क्या बता देता है, डायरेक्शन बता देता है। तो इस तरह से हम वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, ओके। इसके अंदर वेक्टर क्वांटिटी में एक दो और टॉपिक है, एडिशन ऑफ वेक्टर और सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। तो देखिए उसको भी हम बता देता हूँ मैं आपको कि वेक्टर क्वांटिटी को ऐड कैसे करते हैं और सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, ठीक है। चलिए, ये है जो भी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ या समझा रहा हूँ या जो भी स्क्रीन के ऊपर चल रहा है, ओके। अगर आपको लग रहा है तो वो चीज़ आप नोट डाउन कर लीजिए प्लीज़, उसकी नोट्स बना लेना, है ना, कि बाद में अगर आप पढ़ते हो तो आपको समझ आए कि मैंने ये पढ़ा है, ये चीज़ समझी है, ओके। अपनी भाषा में जब लिखते हो नोट्स को तो उसको जब सेकंड टाइम पढ़ते हो, रिवाइज करते हो, तो वो समझना और आसान हो जाता है हमारे लिए, ओके। चलिए अब बात करते हैं एडिशन ऑफ वेक्टर और सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। एडिशन ऑफ वेक्टर और सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर बहुत आसान है, ये देखिए कैसे करना है आपको मैं समझा देता हूँ। एक काम पड़ेगा, बराबर, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि सेकंड चैप्टर जो है ना, वेलोसिटी एक्सेलरेशन डायग्राम, पूरा इसी के बेसिस पे कि कैसे लाइन को पैरेलल लेनी है, कैसे उसको रिप्रेजेंट करना है, पूरा सेकंड चैप्टर भाई यही वेक्टर पे ही चलने वाला है, वेलोसिटी एक्सेलरेशन डायग्राम, है ना। आप देख ले वेलोसिटी एक्सेलरेशन क्या है, वेक्टर क्वांटिटी तो है, तो फिर उसका वेलोसिटी डायग्राम, एक्सेलरेशन डायग्राम, रिलेटिव वेलोसिटी मेथड जो हम सेकंड चैप्टर में सीखने वाले, ये पूरा इसी के बेसिस पे है ना। तो चलो ये एग्ज़ाम में भले नहीं आएगा, ओके, बट ये वो जो कॉन्सेप्ट है ये यहीं से आए हैं सब, ओके। तो ये आप समझ लीजिए इसको, ओके। तो देखो मैं दो फोर्स की बात करूँगा, मान लेते हैं ये कोई फोर्स हमने दिया है, कोई वेक्टर क्वांटिटी है, बराबर, मैं अभी फोर्स का नाम ले रहा हूँ, वेक्टर क्वांटिटी है, यहाँ वेलोसिटी भी लगा सकते हो, फोर्स भी लगा सकते हो, कोई भी वेक्टर क्वांटिटी, मैं आपको अभी फोर्स बोल रहा हूँ, ओके। मान लीजिए कोई ये फोर्स है A और दूसरा फोर्स है B, ये वेक्टर क्वांटिटी, चलो फोर्स अभी नहीं बोलता, ठीक है, ये वेक्टर क्वांटिटी है A, ये है वेक्टर क्वांटिटी B। तो चलो अब इसको A को और B को क्या करना है, ऐड करना है। ऐड कैसे करें, देखिए आप A + B कैसे करना है, स्केलर क्वांटिटी को ऐड कैसे करते, जैसे मैंने आपको बोला ना, मास को 2 ऐड करना है, 2 kg है, 2 kg में 3 kg ऐड कर दिया तो 5 kg बन गया, ये तो सिंपल मैथ से, है ना। ये होता है स्केलर क्वांटिटी, बट वेक्टर क्वांटिटी में ऐसा नहीं होता।
है ना। वेक्टर क्वांटिटी में अगर आप कुछ बता रहे हो तो दोनों का एडिशन होता है, तो उसको एक मेथड है जिससे आपको ऐड करना पड़ेगा। देखो तो आपको क्या करना है, सबसे पहले कोई भी एक फोर्स को ले लो, दोनों में से कोई भी एक फोर्स ले सकते हो ना। इतना है, आप a प्लस बी करो या b प्लस ए करो, आंसर तो सेम ही आएगा इसके अंदर भी। तो आप क्या करो, एक पॉइंट ले लेते हैं x, ओके, यहाँ से स्टार्ट पॉइंट से स्टार्ट करना है। ये वेक्टर रिप्रेजेंटेशन देखो कैसे करना है। आप मैं ये वाला ले लेता हूँ, ओके। इसको क्या करना है, आपको पैरेलल लाइन खींचनी है ना। आप यहाँ पे रोलर लगा लीजिए और यहाँ से पैरेलल लाइन खींचना है, ओके। कितनी खींचनी है तो ये डिपेंड करता है कि इसका आंसर कितना है, बराबर। फॉर एग्जांपल मान लेते, चलो ये 10 न्यूटन ले लेते हैं और इसको 5 न्यूटन ले लेते हैं, ठीक है। तो इसके हिसाब से यहाँ स्केल वेल ले लेना है आपको, कि स्केल लेना है कि 10 न्यूटन, यहाँ पे मेरा 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 न्यूटन है, बराबर। इसका मतलब मुझे 5 सेंटीमीटर का लेंथ बनाना पड़ेगा, 3, 4, 5। तो ये बन गया XY। इसको यहाँ पे आप बीच में एरो बता दीजिए, ओके। ये बस कैलकुलेशन के लिए था, बराबर मेरा। तो ये एरो बता दिया, ओके। सो ये रिप्रेजेंट हो गया 10 न्यूटन का फोर्स, समझ रहे हो। 10 न्यूटन का फोर्स रिप्रेजेंट करके कैसे बनाना है, पैरेलल लाइन बनानी होती है आपको। स्टार्ट पॉइंट x ले लो, वहाँ आप एक पैरेलल लाइन इस डायरेक्शन में बना लीजिए। फिर दूसरा अभी इसको ऐड करना है ना, तो इसको आपको क्या करना है, इसको पैरेलल लाइन बनानी है। कहाँ से, वो y पॉइंट से। तो आप ये इस लाइन को यहाँ से इस तरफ इस डायरेक्शन में एक लाइन बना लीजिए। कितनी बनानी है, लेंथ कितनी रखनी है, तो 5 न्यूटन। 5 न्यूटन यानी अपने को 5 न्यूटन के हिसाब से कितना बनाना पड़ेगा, 2.5 समथिंग इतनी। इसको आप Z पॉइंट बोल दीजिए, यहाँ एरो बता दीजिए, ओके। तो ये बन गया हमारा A और B, बराबर। अब इसको जो आप एंड में x to z जो जोड़ लोगे ना, वो अपना आंसर आएगा, ठीक है। आंसर क्या आएगा, देखो ये जो आया ना, ये a प्लस बी आया, ये इसका आंसर हमारा a प्लस बी आया। जो भी आएगा a प्लस बी, वैल्यू कितना है, मैग्नीट्यूड कितना है, तो आपको इसको मापना पड़ेगा। आप इसको माप लो। फॉर एग्जाम्पल देखो मैं मापता हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 5.5 का सेंटीमीटर आ रहा है। 5.5 को हम न्यूटन में कन्वर्ट करना है, तो आप 11 न्यूटन समथिंग आंसर आएगा, ठीक है। अब देखो 10 और 5 न्यूटन 15 होता है, बट यहाँ आंसर क्या रहा है, 11 न्यूटन आ रहा है। समझ रहे हो आप चीज़ को। तो वो सिंपल वाला एडिशन नहीं है, ये वेक्टर एडिशन है, ओके। तो ये आंसर कितना है, समथिंग 11 न्यूटन, बराबर। मैं रफली कर रहा हूँ इसीलिए 11 के आसपास आएगा। आप स्केल से करोगे ना, तो आप स्केल से आपका परफेक्ट आंसर आएगा, ओके। ये 5 न्यूटन का। तो इस तरह से देखो एडिशन करते हैं, ओके। और किसी ने बोला सर मुझे ए नहीं लेना, बी लेना है, तो आप क्या करिए भाई, पहले बी ले लो। बी लेने के बाद ए वाला बनाओ, तो भी आपका आंसर तो सेम ही आएगा। ये ए बता दिया, बी बता दिया, तो भी देखो आपको ये मापोगे ना, तो डायरेक्शन भी आपका सेम आएगा और 11 न्यूटन भी आपका सेम ही आएगा, ठीक है। ए लो चाहे बी लो, पर मेथड तो यही रहने वाला है इसको रिप्रेजेंट करने के लिए। चलिए ये एडिशन हो गया, समझ आया एडिशन क्या होता है। ये गलती से ए भी मिट गया मेरा, ओके। 5 न्यूटन, ओके। ये बी की बात कर रही है, बी इज़ 5 न्यूटन। चलो, तो इसी तरह अगर मान लीजिए इस सेम चीज़ को हमें सब्ट्रैक्शन करना है, यानी आई नीड टू फाइंड a माइनस बी। किसी ने बोला कि सर सब्ट्रैक्ट करके दिखाओ एडिशन के बाद, है ना, वेक्टर क्वांटिटी को सब्ट्रैक्ट करना है। देखो तो कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये इसमें से ये करना है ना, तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, चलो सेम x पॉइंट बना लेंगे, इसको पैरेलल एक लाइन खींचेंगे, ओके, समथिंग लाइक दिस, और 5 सेंटीमीटर का लाइन बनाएंगे। सो 1, 2, 3, 4 एंड 5, लाइक यहाँ पे y पॉइंट बता देंगे। ये हमारा हो गया 10 न्यूटन का फोर्स, ओके। अब आपको b को क्या करना है, ऐड नहीं करना। ऐड करना होता तो वापस ऐसा ही बनाते जैसे यहाँ बनाया। अब सब्ट्रैक्ट करना यानी आपको क्या, ऑपोजिट डायरेक्शन में चले जाना है, ठीक है। ऑपोजिट डायरेक्शन में चले जाओगे ना, तो सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। तो देखो 5 न्यूटन इस तरफ नहीं बनाएंगे, इस तरफ बनाएंगे, इस तरफ, ओके। तो ये हो गया। लेंथ कितना लेना है, 5 न्यूटन। 5 न्यूटन के हिसाब से 2.5 सेंटीमीटर, लाइक इतना समथिंग आएगा। तो ये 5 न्यूटन का बन गया। इसको Z नाम दे दो और आप क्या करो, स्टार्ट पॉइंट से एंड पॉइंट जोड़ दो। तो स्टार्ट पॉइंट से एंड पॉइंट जोड़ दोगे तो दिस बिकम्स योर a माइनस बी। इसका लेंथ माप लो, लेंथ मापने के बाद स्केल मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका जो भी आंसर आएगा वो a माइनस बी का आंसर आएगा। समझ रहे हो। तो हो गया ये। इस तरह से आप वेक्टर को सब्ट्रैक्ट कर सकते हो और इस तरह से आप वेक्टर को ऐड कर सकते हो। तो क्या सीखा हमने, 3 चीज़ सीखी। स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, और तीसरी चीज़ हमने वेक्टर क्वांटिटी के 3 पॉइंट देखे, उसको रिप्रेजेंट कैसे करना है, वेक्टर को ऐड कैसे करना है और वेक्टर को सब्ट्रैक्ट कैसे करना है, ओके। चलो इसके बाद जो टर्म हमें सीखनी है वो है फोर्स, ओके। तो फोर्स क्या होता है, तो फोर्स
एक एजेंट होता है, इट्स एन एजेंट विच प्रोड्यूसेस और टेंड टू प्रोड्यूस मोशन और डिस्ट्रॉय और टेंड्स टू डिस्ट्रॉय द मोशन। क्या कर सकता है एक ऐसा एजेंट विच प्रोड्यूसेस और टेंड्स टू प्रोड्यूस क्या, मोशन, बराबर है ना, मोशन। और दूसरा डिस्ट्रॉय लिख देते हैं, और डिस्ट्रॉय या टेंड टू डिस्ट्रॉय, ओके, टेंड्स टू डिस्ट्रॉय द मोशन। इट्स एन एजेंट। क्या करता है ये फोर्स, क्या करता है वो, या तो मोशन प्रोड्यूस करता है, कोई ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है मोशन प्रोड्यूस करेगा, ओके, या मोशन प्रोड्यूस, कभी कभी फोर्स कम होता है तो मोशन प्रोड्यूस नहीं कर पाता, बट मोशन प्रोड्यूस करने की कोशिश तो करता है ना, तो इसीलिए टेंड्स टू प्रोड्यूस भी लिखा है। इट प्रोड्यूसेस द मोशन और टेंड्स टू प्रोड्यूस मोशन। मोशन प्रोड्यूस कर सकता है या मोशन को प्रोड्यूस करने की कोशिश कर सकता है। और दूसरा, मोशन अगर पहले से हो रही है तो हो सकता है फोर्स की वजह से, यानी ये इधर जा रहा है, यहाँ से कोई टक्कर लगी तो वो मोशन को डिस्ट्रॉय कर सकता है। कैसे? जैसे कि ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाओ, मोशन को डिस्ट्रॉय कर सकता है, या मान ब्रेक लगा दी, मोशन खत्म हो गई, मोशन को डिस्ट्रॉय करने का काम कर सकता है, या मोशन को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर सकता है, ओके, उसको हम बोलते हैं फोर्स। तो एक ऐसा एजेंट है, फोर्स इज एन एजेंट विच प्रोड्यूसेस और टेंड्स टू प्रोड्यूस मोशन और डिस्ट्रॉय और टेंड्स टू डिस्ट्रॉय मोशन। क्लियर है? ओके, तो ये हो गया फोर्स। फोर्स का ऐसा यूनिट की बात भाई सबको पता होना चाहिए, ऐसा यूनिट है ना, ये आपको नहीं पता तो भाई दैट्स अ बैड थिंग, बराबर। अगर आपको ये नहीं पता तो पता होना चाहिए। चलिए कोई बात नहीं, अगर पता नहीं है तो भाई जितने सर है ना सब बताने वाले हैं, ओके। फोर्स का ऐसा यूनिट न्यूटन, ओके, फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है? न्यूटन होता है। बोले सर न्यूटन कैसे आया? तो आपको पता है ना न्यूटन का सेकंड लॉ क्या होता है? F इज इक्वल टू एम ए, है ना। F क्या होता है? फोर्स होता है। M क्या होता है? मास होता है। A क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है, ओके। तो सर एक न्यूटन, मुझे बताओ सर ये न्यूटन कैसे आया, न्यूटन क्या है? तो चलो मैं बता देता हूँ कि फोर्स 1 न्यूटन की बात करें, मास किस में होता है? केजी में होता है, एंड एक्सेलरेशन इस यूनिट क्या होगा? मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ओके। तो देखिए यहाँ से हमारा न्यूटन का डेफिनेशन किस तरह से बनाना है। किसी ने पूछा भाई न्यूटन क्या होता है, बताओ तो जरा, व्हाट डू यू मीन बाय न्यूटन, ओके। तो न्यूटन किसको बोलते हैं हम? जब कोई फोर्स लगता है 1 kg मास के ऊपर, जब कोई फोर्स 1 kg मास के ऊपर लगता है और वो ऑब्जेक्ट जो 1 kg मास वाला है उसके अगर एक्सेलरेशन आप 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर करवा देते हो तो उसको हम क्या बोलते हैं? 1 न्यूटन फोर्स बोलते हैं। समझ रहे हो? फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी ऑफ मास 1 kg, फोर्स एक्टिंग किस पे? एक्टिंग ऑन द बॉडी, बॉडी कैसी? 1 kg वाली, ओके, बॉडी ऑफ 1 kg, एंड इट प्रोड्यूसेस द मोशन, इट प्रोड्यूसेस द मोशन नहीं, सॉरी, एक्सेलरेशन, इट प्रोड्यूसेस द एक्सेलरेशन ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। कितना एक्सेलरेशन? Acceleration of 1 meter per second square, then that force is called 1 Newton force। ऐसे फोर्स को हम बोलते हैं 1 न्यूटन फोर्स। समझे? तो समझ आया फोर्स क्या होता है? यूनिट, वो यूनिट जो न्यूटन आया कहाँ से आया भाई? न्यूटन के सेकंड लॉ से आया, F इज इक्वल टू एम ए। कैसे बना मैंने आपको बता दिया। 1 न्यूटन को हम 1 kg और 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी बोल सकते हैं, क्योंकि 1 kg बॉडी पे लगने वाला जो फोर्स है और बॉडी का मोशन, बॉडी का एक्सेलरेशन अगर 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर करवा दे तो ऐसे फोर्स जो होता है वो फोर्स होता है वो 1 न्यूटन वाला फोर्स होता है, ओके। चलो समझ आ गया न्यूटन क्या होता है। अब एक और फोर्स की बात करते हैं, इनर्शिया, बराबर। अब इनर्शिया फोर्स देखिए, इनर्शिया फोर्स कुछ नहीं, ये फोर्स होता है ना, उसको -F करवा दो, -F। इसका मतलब क्या? माइनस यानी ऑपोजिट डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स, और मैग्नीट्यूड कितना रहेगा? इक्वल रहेगा, बराबर, -m है। इनर्शिया फोर्स कितना होता है? -m होता है, ओके। यानी कि अब डेफिनेशन बना लो, कैसा होगा डेफिनेशन? इनर्शिया फोर्स द फोर्स विच इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड तो सेम ही रहेगा, कितना?
जो फोर्स लग रहा है उतना, इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। कैसा डायरेक्शन कैसा रहेगा? ऑपोजिट रहेगा। ओके, इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन। ये जो नेगेटिव एरो बता रहा है ना, वो ये बता रहा है कि उल्टी दिशा में लग रहा है वो फोर्स। कौन सा फोर्स? इनर्शिया फोर्स। तो इक्वल इन मैग्नीट्यूड ऑफ दैट फोर्स एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन। और एक चीज़ है कि वो क्या होना चाहिए? कोलिनियर होना चाहिए। कोलिनियर बोले तो अगर कोलिनियर यानी एक ही लाइन में, अगर F यहाँ लग रहा है तो इसका मतलब जो इनर्शिया फोर्स है, इनर्शिया फोर्स है वो कुछ इसी लाइन के ऊपर लग रहा होगा, कोलिनियर। समझ रहे हो? तो देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इक्वल इन मैग्नीट्यूड होना चाहिए, ऑपोजिट इन डायरेक्शन होना चाहिए, ऑपोजिट इन डायरेक्शन, और कोलिनियर होना चाहिए, कोलिनियर टू दैट फोर्स। समझ रहे हो? दिस इज कॉल्ड इनर्शिया फोर्स। हो रहे ना एक एक करके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर? ये कॉन्सेप्ट कौन से है? अप्लाइड मैकेनिक्स वाले हैं। क्यों जरूरी है? क्योंकि थ्योरी ऑफ मशीन पढ़ना है तो अप्लाइड मैकेनिक्स के कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। ओके, इसलिए हम रिवीजन कर रहे हैं अप्लाइड मैकेनिक्स का, अप्लाइड मैकेनिक्स के कॉन्सेप्ट का। ठीक है, ये हो गया। अब दो फोर्स आपने और भी सुने होंगे, कोप्लेनर फोर्स और कॉनकरंट फोर्स। समझ रहे हो? कोप्लेनर फोर्स और कॉनकरंट फोर्स, ये मैं आपको याद करा देता हूँ। ये आया था स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में भी आया था, और अप्लाइड मैकेनिक्स में शायद आया कि नहीं मुझे इतना आइडिया नहीं है। ओके, आया होगा तो पता नहीं मुझे, मैं अभी भूल गया हूँ कि अप्लाइड मैकेनिक्स में था कि नहीं था। ओके, कोप्लेनर और कॉनकरंट फोर्स बराबर मैंने मिटा दिया है। मैं उम्मीद करता हूँ आपने वीडियो पॉज करके ये जो भी है नोट डाउन कर लिया होगा। ओके, नहीं किया तो कोई बात नहीं, बाद में कर लेना, है ना। दो फोर्स की बात करते हैं, कोप्लेनर और दूसरा है कॉनकरंट। तो फोर्सेस, नंबर ऑफ फोर्सेस, देखो जब नंबर ऑफ फोर्सेस यानी बहुत सारे फोर्सेस एक साथ लग रहे हैं ना, तो हमने पढ़ा था, पता है ना, बहुत सारे फोर्स एक साथ लगे तो उसको सिस्टम ऑफ फोर्स बोलते हैं ना। अब याद आ गया मुझे कि अप्लाइड मैकेनिक्स में भी पढ़ा था ये सब। ओके, तो नंबर ऑफ फोर्सेस एक साथ लगता है तो सिस्टम ऑफ फोर्सेस। और ये नंबर ऑफ फोर्सेस देखो मैं आपको एक कोप्लेनर पहले समझा देता हूँ, उसका कॉन्सेप्ट समझ जाए, फिर डेफिनेशन तो हम ऐसे ही बना लेंगे, है ना। डेफिनेशन तो याद रखने का कोई टेंशन ही नहीं है, कॉन्सेप्ट पता है तो डेफिनेशन ऑटोमेटिक बन जाने वाली है। देखो ये बोर्ड है, आपको बोर्ड दिख रहा है। अब बोर्ड पे मान लीजिए, देखो एक फोर्स ऐसा लग रहा है, एक फोर्स ऐसा लग रहा है ना। अब आपने छिपकली देखी, मान लो इस बोर्ड के ऊपर 5-6 छिपकली, देखो एक यहाँ है, 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 ओके, एक यहाँ है, ठीक है। तो बस ये छिपकली क्या कर रही है, मान लो इसी बोर्ड के ऊपर घूम रही है ना। तो अब ये छिपकली मान लो ये फोर्सेस है, तो ये फोर्सेस क्या हो गए? कोप्लेनर। क्यों कोप्लेनर बोला मैंने सारे फोर्सेस को? क्योंकि एक ही प्लेन पे है ना। एक प्लेन यानी क्या? एक प्लेन, एक प्लेन आप ऐसा समझ सकते हो, एक लाइक अ पेज, यानी मान लो दिस इज अ पेज, एक प्लेन है ये। ओके, अब इस प्लेन पे, एक ही प्लेन पे लग रहे हैं बराबर। आप इस प्लेन को यहाँ से देखो या वहाँ से देखो, एक प्लेन पे लग रहा है ये फोर्सेस बराबर। तो ऐसे नंबर ऑफ फोर्सेस एक साथ जब ऐसे प्लेन पे लगते हैं तो ऐसे सारे फोर्सेस को हम क्या बोलते हैं? कोप्लेनर फोर्सेस, कोप्लेनर फोर्सेस। समझ रहे हो आप लोग? तो चलो मिटा देता हूँ मैं और आपको आपके लिए डेफिनेशन प्रिपेयर करवा देता हूँ। चलो, नंबर ऑफ फोर्सेस, फोर्सेस एक्टिंग, कैसे एक्टिंग भाई? साइमल्टेनियसली, साइमल्टेनियसली यानी एक साथ। नंबर ऑफ फोर्सेस एक साथ लग रहे बराबर, ऑन दी सेम प्लेन, एक ही प्लेन पे। नंबर ऑफ फोर्सेस एक्टिंग साइमल्टेनियसली ऑन अ सेम प्लेन, सेम प्लेन पे, एक ही प्लेन पे लगने वाले सारे फोर्सेस को हम क्या बोलते हैं? कोप्लेनर फोर्सेस। ठीक है, अब बात करते हैं कॉनकरंट फोर्सेस। अब कॉनकरंट फोर्सेस में देखिए, सारी मैंने 5-6 छिपकली ली थी इस बोर्ड पे, मान लीजिए कि छिपकली थी। अब मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे खाना रख दिया। ओके, अब खाना जैसे ही रखा छिपकली के लिए, मान लीजिए सारी छिपकली क्या आ गई, यहाँ खाना लेने आ गई। ये यहाँ से आ गई, एक छिपकली यहाँ से आ गई, एक यहाँ से आ गई, एक यहाँ से आ गई। समझ रहे हो? तो ऐसे नंबर ऑफ फोर्सेस जो एक पॉइंट में जा रहे हैं। ओके, इतने सारे फोर्सेस जो एक पॉइंट में जा रहे हैं, ऐसे फोर्सेस को क्या बोलते हैं? कॉनकरंट फोर्सेस। या तो इसका उल्टा, मान लीजिए सारी छिपकली को मैंने क्या करते, उसकी सारी सबकी पूछे मैंने बांध दी,
है ना। तो बांध दी तो क्या करेगी, सब छूटने की कोशिश करेगी, लाइक दिस। तो ऐसे सारे फोर्सेस जो एक पॉइंट से निकलने की कोशिश कर रहे हैं उसको हम कॉनकरेंट फोर्सेस बोलते हैं। एक पॉइंट में जा रहे हैं, एक ही पॉइंट पे लगने वाले बहुत सारे फोर्सेस, या एक पॉइंट से निकलने वाले बहुत सारे फोर्सेस एक साथ, ये फोर्सेस को हम क्या बोल सकते हैं, कॉनकरेंट। ये ऐसे भी कॉनकरेंट फोर्सेस बोलते हैं, इसको भी कॉनकरेंट फोर्सेस। एक पॉइंट में लगने वाले फोर्सेस या एक पॉइंट से निकलने वाले फोर्सेस को हम क्या बोलते हैं, कॉनकरेंट फोर्सेस। समझ आ गया आपको? ओके, तो फोर्सेस which are acting simultaneously on a single point or emerging out of that single point is called as concurrent forces. Forces which are acting on a single plane. So forces acting simultaneously on a single plane, on a one plane, या same plane, are called the coplanar forces. Clear है? तो समझ आ गया फोर्स क्या होता है, 1 न्यूटन फोर्स क्या होता है, इनर्शिया फोर्स क्या होता है, कोप्लेनर फोर्स क्या होता है, और कॉनकरेंट फोर्स क्या होता है। क्लियर हो गया, दिमाग में फिट हो गया? ओके, चलो नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन हमारे लिए क्या है? हेलो स्टूडेंट्स, तो बस इस लेक्चर को हम यही रोक देते हैं, क्योंकि पढ़ाते पढ़ाते मुझे भी नहीं पता चला कि कब 1 आवर के ऊपर हो गया है। तो मैंने सोचा कि इस जो 1 आवर का लेक्चर है उसको क्या करते हैं, हम बीच से काट देते हैं, इसको 2 पार्ट में कर देते हैं। ओके, तो 30 मिनट्स इनफ है, मोर देन इनफ है। आप भी 30 मिनट से कब के बैठे हुए हो, पढ़ रहे हो, सुन रहे हो, है ना। तो मैं नहीं चाहता कि मेरा वीडियोस जो है बहुत लंबे लंबे बने, क्योंकि जनरली जो कंसंट्रेशन का जो टाइम होता है वो 45 मिनट्स तक रहता है। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे जो वीडियोस है वो बस 30 से 45 मिनट्स के लेंथ के रहे। अगर उससे ज़्यादा कुछ हो रहा है, एक्स्ट्रा हो रहा है, तो मैं उसको नेक्स्ट पार्ट में कवर करने की कोशिश करूँगा। और कुछ कुछ जो अगर कंटिन्यूटी में टॉपिक हो गए तो फिर मुझे कवर करना पड़ेगा, है ना। जैसे कि वेलोसिटी एक्सेलरेशन डायग्राम जैसी चीज़ है, वो अगर कंटिन्यू होता है उसको फिर मैं बीच से नहीं रोक सकता, क्योंकि सम चल रहा होता है, उसको हम ऐसा कट नहीं कर सकते, ठीक है। वो तो कंटिन्यू में ही करना पड़ेगा, तो सीधी बात है। बट ये क्या है, ये टॉपिक वाइज है। तो देखो इतने टॉपिक हमने आज कवर कर लिए। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो तो देखो पढ़ा तो मैंने दिया ही है, बट उस वीडियो को मैं उसके नेक्स्ट पार्ट में प्रेजेंट करूँगा। ओके, तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।